विकास परिषद, श्री देवराज शर्मा जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री सुशील शर्मा जी क्षेत्रीय महासचिव, श्रीमती निदर्शना गोवानी जी विशिष्ट अतिथि और उपस्थित अन्य भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम समय सीमा के कारण सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे पुराने मित्र राकेश सहगल जी जो सामने बैठे हैं और सभी देवियों, सज्जनों, बहनों, भाइयों और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता जो सभी इस क्षेत्रीय अधिवेशन में आए हैं। सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद के इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का अवसर दिया और कुछ अपनी बात रखने के लिए भी मुझे अवसर दिया। भारत विकास परिषद एक अनोखा संगठन है जो एक समाज की, राष्ट्र की सेवा के उद्देश्य से काम कर रहा है, 60 वर्ष से भी अधिक। और संगठन के सूत्र जो हर जगह छपे हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जो जिनका विकास ही भारत का विकास है। और मैं अभी कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहा हूँ जिसमें उद्घाटन सत्र जो आपका सुबह से 10 बजे से हो चल रहा है, उसमें सभी विचार आपके सामने आए हैं। दूसरा संगठन सत्र जो अभी चल रहा था, उसमें भी बहुत से विचार जो संगठन का काम करने वाले लोगों ने अपने विचार रखे, अपनी रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत की। और ये समर्पण सत्र, उसके बाद समापन सत्र। तो मुझे ये बहुत क्लियर नहीं था कि क्या एजेंडा है और किस विषय पे बातचीत रखी जाए, लेकिन समर्पण ही एक बातचीत का मुख्य बिंदु है और समर्पण में ही संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, ये सब समर्पण में ही समाहित हो जाते हैं। और समर्पण क्या है, इससे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जान सकता है। इतनी सर्दी में जो दूर दूर से इस अधिवेशन में आए हैं, ये भी एक बड़ा समर्पण अपने आप में है। और जिस भावना से आए हैं, एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना बड़ा पॉपुलर था जो समर्पण के थोड़ा सा उलट है। उसको फिल्म का गाना ये था कि दुनिया ने हमको दिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। उन्हें हमें दुनिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है। दुनिया ने हमसे लिया क्या, दुनिया ने हमसे दिया क्या, और हम दुनिया की परवाह क्यों करें, दुनिया ने हमारा किया। तो इसमें तो समर्पण हो ही नहीं सकता। ये है अलगाववाद, अकेलापन, सबसे अलग। ये एक संस्कृति पूरे विश्व में है। उसके उलट संस्कृति समर्पण की संस्कृति जिसको कहा जाए। और ये फर्क क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं, पर क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझे इसके बारे में बातचीत करनी। आज से 179 ईयर्स अर्लियर इस स्थान पर जहां हम बैठे हैं, एक बड़े महापुरुष का जन्म हुआ। मोगा जिला में, मोगा तहसील में, ढूडी के गांव, अभी रास्ते में लुधियाना से आए तो यहाँ से बिल्कुल पास 10-15 मिनट दूरी पे। 28 जनवरी 1865 लाला लाजपत राय का यहाँ पर जन्म।
हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, अपना जीवन भी दिया, जिसको हम समर्पण की जो बात कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा बहुत सालों से कानून से नाता है, और भारत के संविधान में समर्पण के बारे में ये कहा गया है, आर्टिकल 51A, कि ये मूल कर्तव्य है हर नागरिक का। जो मूल कर्तव्य जो आर्टिकल 51A में है, उसमें ये है कि मूल कर्तव्य ये है कि स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणा है उससे प्रेरित होना। ये एक समर्पण भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब जैसा हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय एजिटेशन कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। 17 नवंबर 1928 को उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और उस पर फायरिंग की का ऑर्डर दिया था एक स्कॉट नाम का पुलिस अधिकारी। और भगत सिंह जो बहुत बड़े उस समय क्रांतिकारी थे, जिनकी आयु 23 वर्ष थी, उस समय वो 1907 बॉर्न थे, तो उस समय 21 वर्ष थी। 23 वर्ष के तो उनको फांसी लगा दी गई। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे बदला लेना है। और उन्होंने जो प्लान बनाई उसके कारणवश उन्होंने अपनी तरफ से इंस्पेक्टर स्कॉट को मारने का प्रयास किया, लेकिन मारा गया सॉन्डरस, और सॉन्डरस मर्डर पर उनको फांसी की सजा हुई। जब उनको फांसी की सजा हुई तो उनकी जेब से एक कविता निकली, और वो कविता जो लिखी थी उसको लिखने वाले थे करतार सिंह सराबा, जो लुधियाना में सराबा नगर अब है, वहाँ के रहने वाले। ये उन लोगों की क्या स्पिरिट थी। एक तरफ तो ये है कि हमने दुनिया से क्या लेना है, और दुनिया से इन लोगों का क्या था कि हमारा जीवन चला जाए, जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है जीवन की वैल्यू? तो हम लोग तो जीने के लिए करते हैं हर चीज, छोटी से छोटी, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, नहीं हम सोचते। तो इस थिंकिंग के उलट थिंकिंग कि मेरा सब कुछ चला जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये क्या है, ये कौन सा समर्पण है, और किस बात को लेकर इस बात का आप विकास कर रहे हैं। शायद भारतीय जीवन मूल्य यही है हमेशा से ही, और जो विश्व की बाकी थिंकिंग से टोटली अलग है। तो एक अलग जीवन का विकास इस धरती पर हुआ है, और शायद उसमें एक आनंद के लिए हम कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबत दा भला। गुरु नानक देव के बारे में ये कहते हैं, फॉर एवरीबॉडीज हैप्पीनेस। हम ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे खुश होना है, या मुझे अपने लिए एक जीवन लीड करना है। आई एम नॉट कंसर्न व्हाट हैपेंस टू एनीबॉडी एल्स। या हम संस्कृत में ये भी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सभी सुखी क्यों हों? तो एक विचार ये है कि सभी सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, और सभी दुखी हैं तो हम सुखी हो नहीं सकते। इसके लिए अगर हम समर्पण भी करें, सबके वेलफेयर के लिए करें। 2-3 हजार साल पहले चाणक्य ने
भी चाणक्य की नीति में यही था कि अगर सभी का सुख होगा तो हमारा सुख होगा। ये कल्पना उन्होंने दी और इसके लिए संघर्ष भी किया। और इसके कारण ह्वान स्वांग जो बुद्धिज्म पढ़ने यहाँ पर आया 627 ईस्वी में, उसने जो लिखा, जो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसको कोट किया है जवाहरलाल, और उसमें लिखा कि मुझे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद कोई आदमी दुखी दिखाई दिया नहीं। ये मुझे समझ नहीं आया कि सभी लोग सुखी क्यों हैं। और मैं 3-4 इस मॉडल के बारे में, ये समर्पण का मॉडल क्या है, इसके बारे में हमारे पास बहुत सा इतिहास है, रियल लाइफ टाइम मॉडल है। क्या हम इस अवसर पे उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान डाल सकते हैं? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा ध्यान डालूंगा। बड़ा एक्साइटिंग है। जो भारत का स्ट्रगल चलता रहा अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेटिव रिजीम के, क्योंकि उनकी थिंकिंग समर्पण से उलट थी। सबको लूटो, उनकी ये थिंकिंग, पूरी दुनिया को लूटो, उसकी प्लानिंग बनाओ। लोगों को हैंग करना है, फांसी लगा दो। उनके रिसोर्सेज को लूटना है तो लूट दो। जब इस प्रकार का उनका तंत्र यहाँ पर चला, 100 वर्ष तक धीरे धीरे चला, कि होशियारी से चला और फिर डंडे से चला। उससे पहले मुस्लिम्स का चला। तो 1857 की जो एक स्वतंत्रता के संग्राम में लाखों लोगों ने अपनी आहुति, अपने जीवन की आहुति दी, उसको सब उन्होंने शांत कर दिया। इतना शांत कर दिया कि 50 वर्ष के बाद सब लोग भक्ति में लगे। उनको लगा भाई हम इनसे फाइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका न्याय सिस्टम क्या था कि जो मिले उसको फांसी लगा, कोई प्रोसीजर नहीं, कुछ नहीं। उसको आप अगर ऑर्डर्स देखें तो ये था हैंगिंग ऑन द ट्री, एकदम पेड़ के ऊपर कोई रस्सी टांगी, उसके गले में डाली और उसको मार दिया। इस तरीके से लाखों लोगों को उन्होंने मारा। इसके खिलाफ रिएक्शन हुआ, लोगों ने, आप जैसे लोग खड़े हो गए और उनको चैलेंज किया। और 1907 में जब 50 वर्ष हुए तो लंदन में टेलीग्राफ पेपर में छपा, 10 मई 2007, टेलीग्राफ लंदन, उसमें छपा एम्पायर सेव्ड 50 ईयर्स बैक। 1857, 10 मई को 1857 को भारतवर्ष का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उसके 50 वर्ष जब हो गए, 50वें वर्ष गांठ पे अंग्रेजों ने टेलीग्राफ पेपर में छापा कि हमने सबको खत्म कर दिया। उसको पढ़ने के रिएक्शन में जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे, उनका एकदम खून उबल गया। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा नमूना दिखाना चाहिए, इसके जो भी परिणाम होंगे वो होंगे, पर हम इनको थोड़ा सा नमूना दिखाएं। उसमें इकबाल भी थे, सॉरी इकबाल नहीं, जो लाला हरदयाल, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1984 को हुआ था, वो उस समय लंदन में। सावरकर भी थे, जिनका जन्म 1883 में हुआ। ये सब यूथ थे उस समय, 20 साल या 22 साल की उनकी आयु थी। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, उस समय वो इनको गाइड करते, जिन्होंने इंडिया हाउस लंदन में बनाया
कि कोई भी बच्चा हिंदुस्तान से जो आए स्टूडेंट यहाँ रह सकता है, खाना पीना रहना फ्री, और उनको भारत की स्वतंत्रता के बारे में वो ट्रेनिंग दी। तो उन्होंने तय किया कि इसका प्रतिकार करने के लिए सावरकर ने एक पंफलेट बनाया और उस पंफलेट को लाल शाही से उसको छापा और छाप कर लंदन की सब दीवारों पे लगा और उसमें लिखा कि ये मत समझो कि भारत को तुमने दबा दिया है, अभी हम जीवित हैं, तुम्हारे में हिम्मत है, हमें फांसी लगा दो, हम तैयार हैं। उनको चैलेंज किया। एक एक की अलग अलग स्टोरी है, सब स्टोरीज पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था करतार सिंह सराभा के बारे में, जिसकी पोइम भगत सिंह की जेब से मिली। करतार सिंह सराभा को 1915 में फांसी दी गई। उनका जन्म 1899 में हुआ था सराभा नगर में, लुधियाना। और उन्होंने एक पोइट्री की, पंजाबी पोइट्री की किताब लिखी और जो उनके ऊपर फांसी मुकदमा चलाया गया देशद्रोह का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का, उस ट्रायल का वो पार्ट है। उस ट्रायल में उस किताब को पेश किया कि देशद्रोह क्या है, कि ये इसलिए देखो ये किताब लिखी है। और उस किताब का नाम है गुंजे शहीदा, पंजाबी में 29 पोइम्स है जो उसने खुद लिखी। 12वीं का स्टूडेंट, 10वीं का स्टूडेंट था। तो वो मैं भारत विकास परिषद को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस किताब का एक रीप्रिंट अवेलेबल करवाएं। इसमें मेरा ख्याल है 29 पोइम है, वो अवेलेबल है, आप उसको गूगल पे तो पढ़ सकते हैं, पर अगर उसको प्रिंट फॉर्म में गुंजे शहीदा को भारत विकास परिषद छाप दे तो ये एक समर्पण का जो आपका प्रयास है उसमें बड़ा कदम है। दूसरा, उनके एक साथी थे, उनको भी जिनको फांसी दी गई, उनका नाम था बाबा सोहन सिंह बखाना। आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने उस समय के भारतीय युवकों को आह्वान किया कि आप आजादी के लिए खड़े हो जाओ। और एक उन्होंने जो पंफलेट छापा उसमें से मैं 2-3 लाइनें आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग है। रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने कहा, दीज आर दी एल्योरमेंट्स दोज हु वांट टू ज्वाइन मी, मेरे साथ मिलना है तो ये आपके लिए आकर्षण है। क्या आकर्षण है? सैलरी, डेथ। सैलरी आपको क्या मिलेगी? डेथ मिलेगी। आपको आना है तो आइए। अवार्ड, मार्टरडम, पेंशन, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फील्ड ऑफ वार, हिंदुस्तान। ये उन्होंने एक पंफलेट छापा और सारे विश्व में उसको भेजा। उस पंफलेट को पढ़कर भारत सरकार ने एक कानून बनाया 29/8/2014 को। उस कानून का नाम था फॉरेनर्स ऑर्डिनेंस। उसमें यह था कि कोई भी रेवोल्यूशनरी भारत में प्रवेश नहीं करेगा, जो प्रवेश करेगा उसको सजा दी जाएगी। अब कामागातामारू नगर, कामागातामारू एक जापानीज शिप था जो रूटीन में कलकत्ता में आया, जिसमें भारतीय लोग थे। इस फॉरेनर ऑर्डिनेंस के कारण 27/9/2014 को जब वो कलकत्ता में आया, उस पर फायरिंग हुई और उस फायरिंग में 19 लोग मर गए, 21 इंजर्ड हुए और 72 अरेस्ट हो गए, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया गया देशद्रोह।
इसी प्रकार और भी शिप्स के ऊपर ये हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया 13 सितंबर 2015 को निर्णय हुआ किंग एम्परर वर्सेस आनंद किशोर, जिसमें करतार सिंह सराभा, बाबा सिंह बखाना इनको फांसी दी और देवर एग्जीक्यूटिव। जबकि अंग्रेज सरकार के लॉ सेक्रेटरी ने लिखा कि इनको आप डेथ सेंटेंस दे रहे हैं। करतार सिंह सराभा की आयु चाइल्ड वाली थी, जुवेनाइल जिसको कहते हैं, इसको फांसी नहीं दी जा सकती कानून में, लेकिन गवर्नर जनरल ने लिखा हैंग हिम, सिर्फ इतना ऑर्डर लिखा। ये फाइल में है, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स इन पब्लिक डोमेन। जो भी है ये सब हुआ। हमें पता है 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग की। उसका बदला लेने के लिए मदन लाल ढींगरा, उन्होंने 1 जुलाई 1909 2009 गलत लिखा मैंने, कर्जन वाइली जो बॉम्बे के एक्स कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी तरफ से जनरल डायर को मार रहे थे, पर वो कर्जन वाइली उससे मरे, तो उन्होंने जनरल डायर समझ के मारा। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जो आम समर्पण की जो बात कर रहे हैं उसको इन रेवोल्यूशनरीज ने डिफाइन किया अपनी भाषा में, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप मदन लाल ढींगरा का बयान पढ़िए। 1 जुलाई को ये इंसिडेंट हुई, तो 2 जुलाई 1909 को उसको कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट में उसको पूछा गया, तो कोर्ट में उसने ये बताया, माई सेक्रीफाइस इज फॉर इंडियाज ग्लोरी, आई एम ए पैट्रियट, माई डेथ विल बी रिवेंज बाई माई कंट्रीमैन, आई डू नॉट प्लीड फॉर मर्सी, आई विश इंग्लिश पीपल शुड सेंटेंस मी टू डेथ, देन द रिवेंज विल बी कीनर। ये उनका 2 जुलाई 2009 कोर्ट में उन्होंने बयान दिया। उसके बाद उनको 23 जुलाई 1909 को 20 दिन के अंदर ही ट्रायल खत्म करके फांसी दे दी गई। और उस फांसी पर उन्होंने जज को अपनी प्रतिक्रिया दी, आई थैंक यू सर, आई फील प्राउड आई एम गिविंग दिस इनसिग्निफिकेंट लाइफ फॉर द गुड ऑफ माई कंट्री। प्रेस वालों ने 17 अगस्त 1909 को उसको इंटरव्यू किया, मदन लाल ढींगरा, कि तुम यंग बच्चे हो, तुम फांसी पे चढ़ रहे हो और तुम्हारा क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने प्रेस को ये बयान दिया, यंग बॉय एट दैट टाइम, एज ए हिंदू आई फील दैट ए रॉन्ग वाज डन टू माई कंट्री which is an insult to God. Poor in health and intellect, a son like me has nothing else to offer but my own blood. So I have sacrificed my life. Services of the country are services of Lord Krishna. The war of independence will continue between India and England so long as Hindu and English races last. Only lesson required in India is to learn how to die, and only way to teach is by dying myself. Therefore I am prepared to die and glory in my martyrdom. My only prayer is, if ये important है, if I am reborn to the same mother, I may re-die for the same cause. वंदे मातरम। चर्चिल ने जब ये बयान अखबारों में छपा